हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनका क्या नेचर होता है। उसमें हमने कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस को कंप्लीट किया था, जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या सीखा था इसमें हमने कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। इसी अजम्पशन की वजह से हमने अपने एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया था। सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन। यहां पे क्या पढ़ा था हमने कि एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, हम ईयर टू ईयर उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि प्रॉफिट और लॉस, एक साल के प्रॉफिट और लॉस को हम कंपेयर कर सके विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पढ़ा था। थर्ड पढ़ा था एक्रुअल अजम्पशन कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, अगर वो ट्रांजेक्शन इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये तीन अजम्पशंस हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए थे। जिन भी बच्चों की अगर वो क्लास मिस हो गई तो नीचे प्लेलिस्ट में एक क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। आप वहां से जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग इज अ साइंस, अकाउंटिंग एक साइंस है। यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम उन्हीं कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी तो देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे कंटिन्यू करोगे, आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हुए चलेंगे। बट फिर भी हमें अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करने से पहले कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ प्रिंसिपल्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? देखो, ये प्रिंसिपल आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपको रिकॉर्डिंग के कुछ पॉइंट्स बताएगा। देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। देखो, बिजनेस हैव अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है, एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर, और ये ऑनर से हटकर है, ऑनर से अलग होती है। अब देखो, इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक हुआ कि ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी ट्रांजेक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो मैं समझाना चाहता हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, ये कहता है कि बिजनेस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस हमेशा सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान होती है, ये ऑनर से हटकर होती है। ऑनर और बिजनेस दो डिफरेंट एंटिटी है। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना भी अमाउंट ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, डेट इज ट्रीटेड एज अ लोन फॉर द बिजनेस। वो बिजनेस के लिए क्या ट्रीट करी जाएगी? लाइबिलिटीज ट्रीट करी जाएगी। देखो, जब मैंने आपको
बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी, वहां पे कैपिटल पढ़ाया था। कैपिटल में मैंने आपको बताया था कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटीज। पढ़ाया था या नहीं, याद है ना आप लोगों को कि बिजनेस इज सॉरी कैपिटल इज ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अब ये अमाउंट बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी क्यों होती है, उसका रीजन है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कारण जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उस टाइम हम ऑनर को ट्रीट करते हैं एज अ क्रेडिटर, और जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है डेट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए। देखो, ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, जो ऑनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शन है और पर्सनल इनकम है, उसको हम बिजनेस से सेपरेट रखते हैं। मान के चलिए ऑनर ने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से अपने बेटे की स्कूल फीस भरी, क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि उसने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं किया। बट अगर ऑनर ने अपने बेटे की स्कूल फीस फर्म के अकाउंट से डिपॉजिट कर दी, तो ये स्कूल फीस हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बहुत क्लियर कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट एंटिटी हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर ने जितना भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट इज ट्रीटेड एज द लाइबिलिटीज, और ऑनर ने अगर कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया है तो उसको हम ड्राइंग्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, ऑनर की पर्सनल इनकम बिजनेस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, इसको नोट डाउन करिए। जो जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उसको आप प्लीज नोट डाउन करिए कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ऑनर क्रेडिटर ट्रीट करा जाता है जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, और उस कैपिटल को हम बिजनेस में लाइबिलिटी मानते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए, कंफर्म? तो ये था आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखो, जब भी आप बिजनेस में अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड करने लगोगे तो आपको ये देखना है क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या नहीं। ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन जो उसके पर्सनल अकाउंट से हुए हो, पर्सनल सेविंग अकाउंट से हुए हो, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? चलिए आप नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल। अब ये सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देखो, ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। आपने पढ़ा है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। जितने भी ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। यानी मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन। मनी जो है कॉमन ट्रांजैक्शन, वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मान के चलिए अगर आपने फर्नीचर खरीदा, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स परचेज करिए फॉर बिजनेस पर्पस, और इस पे टोटल अमाउंट आपने स्पेंड किया 20,000 रुपीज, तो आप बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड करोगे? फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000 रुपीज। यानी आपने जो फर्नीचर परचेज किया है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करा है? मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो हमने क्या पढ़ा? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स
are recorded in accounting which can be measured in terms of money, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन. मनी जो है कॉमन डिनोमिनेटर है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, बट जो ट्रांजेक्शन्स मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होते उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते. क्लियर है ना? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. नोट करिए, देखो हर प्रिंसिपल के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो प्लीज आप अपने रजिस्टर में इसको जरूर नोट करिएगा ताकि पढ़ते हुए आपको बहुत आसानी. नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. सर ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है? देखो हमने पढ़ा था बिजनेस हैव इनफाइनाइट लाइफ. बिजनेस की क्या है? इनफाइनाइट लाइफ है. वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस. हमें बिजनेस को बंद करने की कोई इच्छा नहीं है. यही पढ़ा था हमने. अब देखो अगर हमारे बिजनेस बंद करने की कोई इच्छा नहीं है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेकआउट करेंगे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है या लॉस मेकिंग बिजनेस है. अब इसके लिए हमने क्या करा, लाइफ ऑफ द बिजनेस इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स से 1 ईयर. मैंने क्या बोला आपको? लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स से 1 ईयर. देखो आपको पता है बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है, तो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? क्या जब बिजनेस बंद होगा तब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे? इससे तो हमें अपनी परफॉर्मेंस का कुछ भी नहीं पता लगेगा. तो टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बारे में जानने के लिए हमने क्या करा, हमने बिजनेस को स्मॉल पीरियड जिसे 1 ईयर 1 ईयर के पीरियड में डिवाइड करा. अब इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया में जो भी फाइनेंशियल ईयर है, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च. अब हमने अपने बिजनेस को इस स्मॉल पीरियड्स में कन्वर्ट करा. 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहां तक 31 मार्च को हम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, वी डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम सही समय पर अपने बिजनेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए वो ले सके. क्लियर? तो हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में क्या पढ़ा? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस is broken into smaller period so that its performance is measured at regular interval, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को हम रेगुलर इंटरवल पे वॉच कर सके. ठीक है ना? एज द बिजनेस इज इंटेंटेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस जो है इनफाइनाइट लाइफ होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड. True result of business operation can be ascertained only when business is completely wind up. तो बिजनेस का जो सही प्रॉफिट है वो कब कैलकुलेट होगा? जब बिजनेस बंद होगा. बट अगर हम इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, बट ascertainment of profit after a very long period विल बी ऑफ लिटल यूज टू ऑनर. तो ऑनर के लिए कोई फायदा ही नहीं होगा, मैनेजमेंट के लिए कोई फायदा नहीं. क्यों? क्योंकि ये इतना लेट हो चुका होगा कि हम उसके लिए कोई भी करेक्टिव स्टेप्स नहीं ले सकते. ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा कि टू चेक द रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की रेगुलर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लाइफ ऑफ द बिजनेस इट डिवाइडेड इनटू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ताकि हम चेक कर सके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस हुआ है बिजनेस का, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी 31 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस का, तब हम उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बिजनेस से रिलेटेड वो हम ले सकेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमने कहा है एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इट डिवाइडेड इनटू द टाइम इंटरवल, और 1 ईयर इसको हमने कहा है। क्लियर है, कंफर्म। तो हमने अब तक 3 प्रिंसिपल पढ़े। पहला प्रिंसिपल कौन सा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। और तीसरा हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर है आप सबको, मजा आ रहा है पढ़ने में। प्लीज देखो, आपको जहां पे भी प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे कमेंट करा करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और वीडियो को पसंद आने पे उसको लाइक और शेयर जरूर करा करो, ठीक है ना, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त इसका फायदा ले सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो वर्ड आ रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्लोज करनी है। जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो बिजनेस में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उसको आप बिजनेस में अकाउंटिंग के टाइम पे रिकॉर्ड करिए। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल requires that all significant information relating to economic affair of the enterprises should be completely disclosed। जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर से कंसर्न करते हैं उसको हम बिजनेस में कंप्लीट डिस्क्लोज करें। ठीक है, अब डिस्क्लोज करने का मतलब क्या कहा है मैंने कि देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज मैटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज ऑनर potential creditors present and potential creditors इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। इन्होंने क्या कहा है, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ओनर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए फर्म के पास कोई बहुत ह्यूज अमाउंट की कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो बिजनेस को पे नहीं करनी होती, बट अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए और बिजनेस को वो लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो उसे कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड्स के लोन के लिए, अपने फ्रेंड्स के लोन के लिए बैंक को गारंटी प्रोवाइड करी, ठीक है। अब लोन किसने लिया है, फ्रेंड ने लिया है। पे कौन करेगा, फ्रेंड करेगा, आपको तो पे नहीं करना। बट इफ फ्रेंड्स फेल टू पे डेट लोन, अगर फ्रेंड उस लोन को पे नहीं कर पाता तो वो लोन कौन पे करेगा, आप पे करोगे। इस तरह की लायबिलिटीज को कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज आप अपनी जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उसमें एज अ फुटनोट जरूर मेंशन करो। क्यों, क्योंकि अगर वो लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ जाए तो इसका अफेक्ट ऑनर पे भी होगा, इन्वेस्टर्स पे भी होगा। ठीक है ना, तो हमने कहा है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो ऑनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको कंप्लीट डिटेल में मेंशन किया जाए। इसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीक्रेट्स लीक कर दो, बिजनेस के सीक्रेट्स लीक कर दो। देखो मैंने क्या लिखा है, डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स डज नॉट मीन लीकिंग आउट ऑफ सीक्रेट of the business but disclosing sufficient information which is of material interest to the users of the financial statement। आप अपने बिजनेस की सीक्रेट्स मत मेंशन करो, पर जो
क्रेडिटर से बिलोंग करती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको डिस्क्लोज करिए। ये है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। कौन सा है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्लियर? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखो नेक्स्ट क्या है? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब मैटेरियलिटी, मटेरियल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करना। मटेरियल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करना। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि आप अपना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसको मेंशन करो। अब मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहती है? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है कि बिजनेस में वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाए जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। अब सर ये मैटेरियलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैटेरियलिटी डिपेंड करती है ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस, कि वो ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी बिजनेस के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब कैसे उसको समझते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट, देखो इन्होंने क्या कहा है? आइटम हैविंग इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट, वो आइटम्स जिसका कोई खास अफेक्ट नहीं होता और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। हमें वो ट्रांजैक्शंस जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, या यूजर्स के लिए उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता, उसको हम डिस्क्लोज कर नहीं करते, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट, या तो जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं इनको हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं, मतलब इन आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, और मर्ज्ड विद अदर आइटम, या इनको मर्ज कर दिया जाता है दूसरे आइटम्स के साथ। वाइल अकाउंट अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरी ओवर बर्डन, कि आपकी ये आइटम्स क्यों छोड़ दिए जाते हैं, क्यों मर्ज कर दिए जाते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो ओवर बर्डन ना हो, उन पे मतलब बहुत लेंथी ना बने वो आपके लिए। क्लियर? अब इट शुड बी नोटेड that what is material for one concern may be immaterial for another। देखो एक ट्रांजेक्शन, एक तरह का एक जो ट्रांजेक्शन है किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी बिजनेस के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मेटीरियल फॉर अ स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। अगर एक छोटा सा टूल है, एक छोटी सी वर्कशॉप है, उसके लिए प्लास, पेचकस, हथौड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो प्लेस, इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसके लिए। बट अगर यही चीज सेम फिगर्स मे बी इमटेरियल फॉर द एस्कॉर्ट लिमिटेड, और बहुत बड़ी वर्कशॉप है, तो एक प्लास पेचकस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है? दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मान लो एक छोटी सी फर्म है जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए है, उसने अपनी बिल्डिंग की रिपेयर करवाई 3 लाख रुपए की। अब देखो उसकी टर्नओवर कितनी है? 12 लाख रुपए। उसने कितने की रिपेयर करवाई? 3 लाख रुपए की। तो ये ट्रांजैक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? बट जिस बिजनेस की टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, जिस बिजनेस की टर्नओवर अगर 100 करोड़ रुपए है और उसने रिपेयर करवाई 3 लाख रुपए की, तो ये ट्रांजैक्शंस उस बिजनेस के लिए इमैटेरियल होगा। ठीक है ना? तो मैटेरियलिटी जो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है कि किसी बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होता है और किसी बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्लियर है? तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहती है कि वो आइटम्स जो इनसिग्निफिकेंट हो, जो इररेलेवेंट हो, उसको हम या तो छोड़ देते हैं या उसको मर्ज कर देते हैं दूसरे आइटम्स के साथ, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बर्डन ना आए। क्लियर?
तो हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े आज? देखो प्रिंसिपल तो और भी है, बट अभी एकदम सारे प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। पहले आप ये 5 प्रिंसिपल जो हमने आज पढ़े, कौन कौन से पढ़े? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस और ऑनर दो अलग पर्सन्स है, दो अलग एंटिटी है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? दूसरा मनी मेजरमेंट, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी की टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया 1 ईयर में, ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलर वॉच कर सके। नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर, कि जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें पूरी तरह से डिस्क्लोज करनी चाहिए। और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, कि इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को या तो छोड़ दे या उसको मर्ज कर दे दूसरे आइटम्स के साथ, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरबर्डन ना हो। क्लियर? समझ में आया? अब आपका काम है इन 5 प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।